हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं जिप मैट 2023 के एलआर के क्वेश्चंस, राइट? जो कि लास्ट ईयर हमसे पूछे गए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रहा हमारी इस सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन। और ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये हमारा एनालॉजी, लेटर बेस्ड एनालॉजी से पूछा गया है। और इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि वी जे एम एस, और इसे यहाँ पर पैटर्न में रिलेट किया गया है ई एम पी वी से। मतलब जो रिलेशन इन दोनों के बीच में है वही रिलेशन इस पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ लेटर का किस पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ लेटर के साथ है। तो अगर हम इसे बहुत ध्यान से देखें, जैसे कि हमें लेटर बेस्ड जो भी, चाहे हमारा वो कोडिंग डिकोडिंग हो या वो एनालॉजी हो या वो ऑड वन आउट हो, आपको लेटर्स की नंबरिंग बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। जैसे बी का 2, जे का 10, एम 13, एस 19, E5, M13, P16 और V का 22। ठीक है। अब जैसे ही हमने ये नंबरिंग यहाँ पे की, हमें यहाँ पर डिकोड हो चुका है कि इसमें पर्टिकुलर लॉजिक क्या लगा हुआ है। तो 2 से 5 प्लस 3, 10 से 13 प्लस 3, 13 से 16 प्लस 3 और 19 से 22 प्लस 3। ये हमारा पर्टिकुलर लॉजिक था कि हर एक लेटर में प्लस 3 किया गया है। और यही चीज हम इस पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ लेटर में यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं। AWPL, ओके। और AWPL हर एक लेटर हमें यहाँ पर क्या करवाना है, प्लस 3 करवाना है। तो A में अगर हम प्लस 3 करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, दैट इज D आएगा। और W में प्लस 3 करेंगे तो Z आएगा। और P में प्लस 3 करेंगे तो यहाँ पर S आएगा। और L में प्लस 3 करेंगे तो क्या आएगा, O आएगा। तो DZSO, ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर C क्या होगा, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करें, और क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है वो हमारा कंपैरिजन बेस्ड डेटा अरेंजमेंट से है। और कंपैरिजन बेस्ड डेटा अरेंजमेंट की अगर मैं बात करूं तो इसे हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट वन कि हम यहाँ पर लॉजिकल इनइक्वालिटीज की हेल्प ले लें, या सेकंड वन जैसे कि एक डेटा अरेंजमेंट सॉल्व होता है। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, राइट, जैसे इस क्वेश्चन में बोला गया है 5 पीपल ABCDE पार्टिसिपेटेड इन अ रेस। तो यहाँ पर हमें ये क्या पता चला कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं, 1 2 3 4 एंड 5। और ये कहाँ पर पार्टिसिपेट किए हुए हैं, दैट इज एक रेस में पार्टिसिपेट किए हुए हैं। मतलब यहाँ पर और आगे की बात क्या चल रही है कि कोई फास्टर है तो कोई स्लो होगा, 101%, राइट। तो जब कभी भी ऐसा कुछ सेट जब आता है, ऑलवेज रिमेंबर कि आपसे क्या पूछा गया है ये आपको देखना है, राइट। आपसे पूछा क्या गया है कि हु रैन एट द फास्टेस्ट स्पीड, मतलब जो भी सबसे फास्ट होगा वही हमें यहाँ पर आंसर देना है। तो आपका टारगेट हमेशा इस पर इस जो भी मतलब पूछा गया है इस पे हमेशा रखना कि कई बार ऐसा होता है कि पूरे क्वेश्चन को सॉल्व किए बिना हम उसका आंसर कर सकते हैं, राइट। तो जस्ट आपका टाइम यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। तो ऑलवेज रिमेंबर, सो डी रैन फास्टर देन ई, मतलब ये जो भी फास्टर है वो ऊपर और जो स्लोअर है वो नीचे आएगा। हमारे जो भी टेबल बनी हुई है, डायग्राम बना हुआ है इसके अकॉर्डिंग, राइट। तो डी ऊपर होगा और ई नीचे आएगा। बट डी ई से तो फास्टर है बट स्लोअर देन बी, तो बी के नीचे आ जाएगा। आगे बोला है ई रैन फास्ट, ई रैन स्लोअर देन ई, मतलब जो सी है वो ई से नीचे आएगा, स्लोअर है। आगे फिर बोला है बट नॉट द स्लोएस्ट, मतलब जो सी है वो सबसे स्लोएस्ट नहीं है ना, मतलब फिफ्थ नंबर पर सी नहीं आएगा। अगर वो फिफ्थ नंबर पर नहीं आ सकता तो ये भी जरूरी है कि ये 3% सी के ऊपर होंगे। और जब ये 3%, 1 2 3, एटलीस्ट 3% तो होना चाहिए। तो 101% सी यहीं पर आएगा और इसके ऊपर ई है और ई के ऊपर डी और डी के ऊपर बी। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, बी। क्यों, बी ही है जो सबसे क्या है, फास्टेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो मिसिंग नंबर इन फिगर से है, राइट। एक पैटर्न यहाँ पर हमें क्या करना है, सर्च करना है। जैसे 4 से 7 कब आएगा, तो हमने देखा सर इंटू 2 माइनस का 1। 7 का 12 लेके आना है, तो 7 से 12 कैसे ला सकते हैं कि सर 7 का डबल करेंगे दैट इज 14, और 14 से यहाँ पर हम 2 माइनस कर सकते हैं। और जब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमें क्या समझ में आया कि यहाँ पर जो अगला जो नेक्स्ट पैटर्न जो बन रहा है कि सर वो डबल तो होगा, लेकिन जो माइनस हो रहा है वो माइनस वाला जो ऑर्डर है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, राइट। और ये चीज आगे भी फॉलो होनी चाहिए कि 12 का डबल 24
और 24 से हम 3 माइनस करेंगे तो हमें 21 मिलेगा। ठीक है, अब 21 का जब हम डबल करेंगे तो 42, और 42 से हमें 4 माइनस करना होगा। तो यहां से हमने डिकोड कर लिया कि एक पैटर्न क्या चल रहा है, और अब हम आंसर कर सकते हैं। तो यहाँ पे 38 का क्या होगा, डबल, और 38 का डबल कितना होता है, दैट इज 76। और यहाँ पर 1 है, 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस, तो यहाँ पे माइनस कितना करना पड़ेगा, दैट इज 5 माइनस करेंगे, तो जो भी हमारा आंसर आएगा दैट इज 71 इज द करेक्ट आंसर। तो 71 ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो हमारा डेटा अरेंजमेंट से है, राइट। जैसे कि यहाँ पे बोला गया है, ईच ऑफ 4 पर्सन PQRS प्ले वन गेम आउट ऑफ 4 डिफरेंट गेम, राइट। तो यहाँ पे ये जो 4 पर्सन है ये ओनली वन गेम यहाँ पर प्ले कर रहे हैं, और वो गेम कौन कौन से हैं, तो हमारे पास गेम अवेलेबल है दैट इज 1 2 3 4, not necessarily in the same order. These persons live in one of the 4 different cities, 1 2 3 4, और ये जो सभी 4 पर्सन है ये अलग अलग सिटी से यहाँ पे बिलोंग करते हैं। फिर आगे बोला है और भी कुछ इंफॉर्मेशन है, यहाँ पे हम टेबल बना सकते हैं, PQRS। ओके, नाइदर एस नॉट द पर्सन फ्रॉम कैलकाटा प्ले क्रिकेट। तो यहाँ पे जो एस है ये क्रिकेट को प्ले नहीं कर रहा है। याद रखना यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में हम नेगेटिव पॉइंट के लिए एक कॉलम बनाएंगे, ठीक है। लेकिन एक और पॉइंट बोला है दैट इज कि जो भी कैलकाटा से है वो भी क्रिकेट को प्ले नहीं करता है ना, वो भी क्रिकेट को प्ले नहीं करता है। सेकेंड पॉइंट है कि क्यू प्लेज आइदर फुटबॉल और चेस। तो अगेन ये हमारा कंफर्म नहीं है, तो ऐसा ऐसा पॉइंट बना के हम इसे रखेंगे कि जो क्यू है या तो ये फुटबॉल को प्ले करेगा या तो ये चेस को प्ले करेगा। ऑलराइट, थर्ड पॉइंट है पी इज फ्रॉम बॉम्बे। अब ये क्या है, ये कंफर्म डेटा है, तो ये डायरेक्टली हम इस टेबल में ड्रॉ कर सकते हैं, पी इज फ्रॉम बॉम्बे। ठीक है, पी जो है वो बॉम्बे से है। पी प्लेज आइदर चेस और टेनिस। पी जो है वो चेस या फिर टेनिस को प्ले करेगा, तो जो पी है वो क्या प्ले कर रहा है, चेस या फिर टेनिस। ठीक है, फिर आगे का पॉइंट है द पर्सन हु प्लेज टेनिस इज फ्रॉम जयपुर। मतलब एक ऐसा पर्सन जो कि टेनिस को प्ले कर रहा है वो किस सिटी से है, दैट इज जयपुर। मतलब यहाँ पर आएगा टेनिस तो यहाँ पर आना चाहिए जयपुर। और हमें ये भी पता है कि जो पी है वो कौन सा गेम प्ले करेगा, या तो चेस प्ले करेगा या तो टेनिस। अगर सपोज अगर पी जो है वो टेनिस को प्ले करेगा तो 100% पी को जयपुर से बिलोंग करना पड़ेगा, बट ये भी कंफर्म है कि पी किस पर्टिकुलर सिटी से है, बॉम्बे से है। इसका मतलब जो पी है वो टेनिस नहीं प्ले करेगा, तो वो कौन सा गेम प्ले करेगा, दैट इज चेस। ये कंफर्म हुआ, तो पी की इंफॉर्मेशन हमारे पास डन हो चुकी है। अब आगे बोला है क्यू में कि जो क्यू है या तो वो फुटबॉल प्ले कर रहा है या तो वो चेस। लेकिन हमें ये भी पता है कि टोटल 4 पर्सन है और 4 ही यहाँ पर हमारे पास गेम है, और उसमें से पी जो है वो चेस के लिए डन, तो जो क्यू है वो चेस को प्ले नहीं करेगा, तो 100% क्यू जो है वो किस गेम को प्ले करेगा, तो वो प्ले करेगा फुटबॉल को, और क्यू की इंफॉर्मेशन भी यहाँ पर डन हो चुकी है। फिर आगे है कि कैलकाटा जो है वो जो भी पर्सन क्रिकेट खेल रहा है वो कैलकाटा से नहीं है। अब जो क्रिकेट है वो एस नहीं प्ले करेगा, तो यहां पर आप बताओ, यहां पर पी का डन है, क्यू का डन है, एस में क्रिकेट नहीं आएगा, तो जो आर है वही क्या प्ले करेगा, क्रिकेट। तो यहाँ पे क्या बचा, दैट इज टेनिस। और जो भी टेनिस प्ले कर रहा है वो किस पर्टिकुलर सिटी से है, जयपुर, तो यहाँ पे ये हो जाएगा जयपुर से। ठीक, अब जो क्रिकेट खेल रहा है वो कैलकाटा से नहीं होगा, मतलब क्रिकेट खेलने वाला प्ले करने वाला पर्सन के पास कैलकाटा नहीं आएगा, तो यहाँ पे आएगा कैलकाटा। तो यहाँ पे क्या आएगा, अहमदाबाद, राइट। तो सभी इंफॉर्मेशन हमारी पूरी तरीके से डन हो चुकी हैं। तो हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है द पर्सन हु लिव्स इन अहमदाबाद प्लेस विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट। तो अहमदाबाद कौन, क्रिकेट। तो यहाँ पे जो स्पोर्ट प्ले खेलेगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी।
ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो ऑड वन आउट यहाँ पे हमें फाइंड करना है। और ये जो ऑड वन आउट है थोड़ा सा डिफरेंट था, भाई बिकॉज यहाँ पे जो मीनिंग्स हैं वो हमें फाइंड करनी होंगी, है ना। मतलब जो भी लेटर्स हैं उन्हें एक प्रॉपर मीनिंगफुल ऑर्डर में अरेंज करना है। दैट इज अ टफ, जो कि अगर आप कनेक्ट नहीं कर पाए तो क्वेश्चन आपको टफ लग सकता था। जैसे हम फर्स्ट की बात करें तो यहाँ पर जो भी है दैट इज की एस पी ARROW स्पैरो। सेकंड की बात करें सो PIGEON पिजन। और थर्ड की बात करें सो PARROT पैरट। एंड लास्ट की बात करें सो BRINJAL ब्रेंजल। ओके, सो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये थ्री वर्ड्स जो हैं, थ्री मतलब जो भी हैं ये वर्ड्स की कैटेगरी को बिलोंग कर रहे हैं, बट इट इज नॉट, इट इज अ वेजिटेबल। So that's why option number D is the correct answer. Question number 6. और क्वेश्चन नंबर 6 अगेन वही पैटर्न पर है। जैसे कि यहाँ पर बोला गया है कि unscramble the letter in the given words in order to generate meaningful words and then find the on odd one out. तो अगर हम यहाँ पर देखें इन पर्टिकुलर वर्ड्स में दैट इज ये क्लियर हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ पर लिखा है विंटर। क्या लिखा हुआ है? विंटर। और अगर हम यहाँ की बात करें तो CLOUD क्लाउड, राइट। थर्ड की बात करें तो SUMMER समर, SUMMER समर। और अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ पर है SPRING स्प्रिंग, राइट। SPRING स्प्रिंग, राइट। यहाँ पर हमेशा एक चीज याद रखना, कुछ अगर इस टाइप पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन अगर आते हैं, राइट, तो जो कुछ वर्ड होते हैं ना उन्हीं से रिलेटेड जो मीनिंग होती है उसी से अगर रिलेटेड आप वर्ड को फाइंड करोगे या मीनिंगफुल वर्ड बनाने की कोशिश करोगे तो वो थोड़ा सा हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। जैसे यहाँ पर विंटर है तो हमें समर मिला, हमें स्प्रिंग मिला। क्लाउड थोड़ा सा अलग हो सकता था, राइट, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं एक कैटेगरी में जब इस पर बेस बनेगा, ऑड वन आउट पर बेस बनेगा, मैं तब की बात कर रहा हूँ, है ना। ऐसे विंटर, समर एंड स्प्रिंग ये सीजन की बात कर ली, बट क्लाउड यहाँ पर इनके ग्रुप में नहीं है। सो दैट्स वाई यहाँ पर एक सी और होगा, राइट। हाँ, सो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या होगा? अलग। ये हमारा क्या है? ऑड वन आउट है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। यहाँ पर बोला है ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, राम एंड साम आर रियल ब्रदर। तो ये दोनों के दोनों क्या हैं? रियल ब्रदर्स हैं, राइट। मेल के लिए हम यहाँ पर ट्राइंगल को बनाएंगे और फीमेल के लिए हम सर्कल यहाँ पर बनाएंगे, इंडिकेट करेंगे। सीता एंड गीता आर रियल सिस्टर, तो SHAM लिख देते हैं पूरा, हाँ, क्योंकि सीता और गीता ये दोनों क्या है? रियल सिस्टर। राम्स सन मतलब राम का सन, उसके जस्ट नीचे आएगा राम्स सन इज गीताज रियल ब्रदर। तो गीता का रियल ब्रदर राम का सन। और गीता और सीता दोनों की दोनों क्या है? रियल सिस्टर है। मतलब ये तीनों सिबलिंग है ना, ये दोनों सिस्टर और ये इनका ब्रदर। और ये क्या है? तीनों के ये क्या हो जाएंगे? फादर हो जाएंगे। तो हमसे क्या पूछा है कि हाउ इज शाम रिलेटेड टू सीता, मतलब हु इज साम, ये कौन है? तो हम बोल सकते हैं किससे देखना है? तीनों की बात करें तो ये क्या है? अंकल हैं। तो साम इज द अंकल ऑफ सीता। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है एनालॉजी से। दैट इज कि इकोलॉजी इज रिलेटेड टू एनवायरमेंट, मतलब इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ एनवायरमेंट, ये आपको पता होना चाहिए। इन द सेम वे हिस्टोलॉजी इज रिलेटेड टू, सो हिस्टोलॉजी इज द स्टडी ऑफ टिश्यूज। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या होगा? हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो लॉजिकल कनेक्टिव से है, ठीक है। यहाँ पर हमसे है कि इफ द गेम इज इंटरेस्टिंग देन आई प्ले इट, मतलब अगर आप ये समझो कि ये जो गेम है हमारा, अगर ये गेम इंटरेस्टिंग होगा, याद रखना कंडीशन को बहुत ध्यान से समझना। हम स्लॉक्स की लैंग्वेज में से हम समझ रहे हैं कि हमारा जो गेम है वो क्या है? इंटरेस्टिंग है। गेम इंटरेस्टिंग है
देन आई प्ले इट, तभी हम इसे क्या करते हैं, मैं इसे खेलता हूं। बट इट डजंट मीन कि मैं खेल रहा हूं तो गेम इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन बहुत ध्यान से समझना कंडीशन को। देखो एक कंडीशन है कि गेम इंटरेस्टिंग है तो मैं तो जरूर खेलूंगा ही खेलूंगा, मतलब अगर इंटरेस्टिंग गेम है तो मैं तो खेलूंगा ही। बट इट डजंट मीन कि इसका वाइस वर्सा भी सही हो कि मैं खेल रहा हूं तो गेम इंटरेस्टिंग है, नो, ये कभी नहीं होता। हमेशा याद रखना ये चीज को। ठीक है, तो आगे हम देखेंगे कौन सा सही है। आई प्लेड अ गेम मीन्स इट इज इंटरेस्टिंग, नो इट इज नॉट, राइट। द गेम इज इंटरेस्टिंग, आई डोंट प्ले, ये तो जस्ट अगेंस्ट में हो गया। गेम इंटरेस्टिंग है, अगर ये ट्रू है, उन्होंने बोला है ना ये हमारा लॉजिकली ट्रू है, तो कौन सा फॉलो करेगा। तो गेम इज इंटरेस्टिंग तो 100% आई प्ले। आई डिड नॉट प्ले द गेम, आई डिड नॉट प्ले द गेम, सो इट वॉज इंटरेस्टिंग। अगर गेम इंटरेस्टिंग नहीं है, उन्होंने बोला है आई डिडंट प्ले द गेम, मैंने गेम नहीं खेला है, तो जो गेम है वो मतलब जो है वो इंटरेस्टिंग होना चाहिए। अगर वो इंटरेस्टिंग होता तो हम जरूर खेलते। आगे है आई डिडंट प्ले द गेम, अगर मैंने गेम ही नहीं खेला है, दैट द गेम वॉज नॉट इंटरेस्टिंग, ये बिल्कुल यहाँ पर लॉजिकली सही बैठ रहा है। मैंने गेम नहीं खेला है मतलब वो गेम जो है वो इंटरेस्टिंग नहीं है। अगर होता तो मैं जरूर खेलता, या मैं खेल रहा हूं तो अभी वो नहीं है तो अभी वो यहाँ पर सही होता। सो दैट्स वाई अगर हम यहाँ पे जो स्टेटमेंट है इसके अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पर देखें तो जो लॉजिकली हमारा कनेक्ट हो रहा है, इंप्लाइज कर रहा है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो हमारा डायरेक्शन डिस्टेंस से है, राइट। और डायरेक्शन डिस्टेंस में ऑलवेज रिमेंबर कि कंपास अभी आपको हमेशा फॉलो करना है। ये नॉर्थ है तो ये साउथ है, और ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, और इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम इसे फॉलो करेंगे या सॉल्व करेंगे। ठीक है, अ बॉय रन्स 150 मीटर टूवर्ड साउथ फ्रॉम हिज हाउस। सो लेट्स सपोज कि ये जो पर्टिकुलर स्टूडेंट है इसका ये हाउस है। अब हम जब इसे फॉलो कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें समझना होगा कि इस हाउस के अकॉर्डिंग डाउनवर्ड क्या है साउथ, अपवर्ड क्या है नॉर्थ, राइट में क्या है ईस्ट, इसे फॉलो करेंगे, राइट। यहाँ इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में ये क्या हो जाएगा, वेस्ट। तो साउथ में जा रहा है मतलब वो यहाँ से स्टार्ट करेगा और ये साउथ में 150 मीटर ट्रेवल, देन टर्न्स लेफ्ट एंड रन 300 मीटर। अब यहां से जब वो डाउनवर्ड जाएगा तो इसका लेफ्ट ये होगा और वो 300 मीटर रन करेगा। आफ्टर दैट अगेन टर्न्स लेफ्ट एंड रन 350 मीटर। अब यहां से जब वो जाएगा तो इसका लेफ्ट क्या होगा, अपवर्ड होगा, और वो 350 मीटर, मतलब यहां से 150 और आगे जाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा टोटल 350 मीटर। नाउ ही टर्न्स राइट एंड रन 50 मीटर, यहां से राइट टर्न करेगा और वो 50 मीटर यहां पर रन करेगा। और फिर हमसे पूछा है टू रीच द स्टेडियम, मतलब यहां पर जो है वो एक स्टेडियम बना हुआ है। ऑलराइट, सो इन विच डायरेक्शन इज द स्टेडियम फ्रॉम हाउस ऑफ द बॉय, मतलब ये जो स्टेडियम है, अगर हम यहाँ इस पर्टिकुलर हाउस से इस स्टेडियम को देखें तो वो किस डायरेक्शन में है। तो हाउस से अगर आप यहाँ पर ईस्ट में जाते तो, अगर आप साउथ में जाते तो, वेस्ट में जाते तो, और नॉर्थ में जाते तो या तो ये नॉर्थ में भी नहीं है ना ही ये ईस्ट में है, तो ये किस डायरेक्शन में है, जो स्टेडियम है वो नॉर्थ ईस्ट में है। किस डायरेक्शन में है वो, नॉर्थ ईस्ट। सो दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो हमारा कैलेंडर से है, राइट। सम नोज दैट राम्स बर्थडे फॉल्स बिटवीन 14 से लेके 21, और ये बात चल रही है कब की, अक्टूबर की। ठीक, फिर आगे बोला है अकॉर्डिंग टू सालनीज राम्स बर्थडे फॉल्स बिटवीन 15 से 20 के बीच में, मतलब वो कब हो सकता है उसका बर्थडे। तो उसका बर्थडे फॉल फॉल कर सकता है दैट इज 15 के बाद 16, 17, 18 या फिर 19। तो यहां से हमने इतना कंफर्म कर लिया कि अब उसका जो बर्थडे है, राइट, उसका जो बर्थडे है वो अक्टूबर की या तो 16 में होगा या 17 में होगा या 18 में या फिर 19 में होगा। हमने उसे समझ लिया। फिर आगे बोला बोथ ऑफ देम ऑल्सो नो दैट दिस ईयर हिज राम्स मतलब बर्थडे फॉल्स ऑन वेंसडे, यहां पर इनमें से किसी एक डेट में बर्थडे है, और वो जो बर्थडे है वो कब होगा, वेंसडे को होगा। ऑलराइट, फिर आगे बोला है इफ 2nd of October इज मंडे,
2 अक्टूबर, मतलब 2 अक्टूबर को उसका जो बर्थडे, मतलब 2 अक्टूबर को जो डे था दैट इज मंडे है, और उसका जो बर्थडे है वो वेंसडे को है, और इनमें से किसी एक डेट को है, और हमें बताना है कि फिर उसका जो बर्थडे है वो कब था, वो डेट क्या थी। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें आपको जो अप्लाई करना है दैट इज +7 - 7। इस फंडे को अगर आप जानते हो तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी था भाई। जैसे सपोज मैं आपसे बोलूं कि आज हमारा फर्स्ट डे है, आज जो डेट है वो फर्स्ट है, और आज क्या है, मंडे। तो अगर फर्स्ट को मंडे है तो अगला मंडे, नेक्स्ट मंडे कब आएगा, +7 करने पर। तो 1 + 7 8, 8 को भी क्या होगा, मंडे। 8 + 7 करोगे तो 15, और 15 को भी क्या होगा, मंडे। 15 + 7 22, 22 को भी क्या होगा, मंडे। मतलब +7 - 7 करने पर जो डे है वो चेंज नहीं होता। और सेकेंड को मंडे है तो यहां पर हम +7 करेंगे, और 7 ऐड करने पर 9 अक्टूबर को भी क्या होगा, मंडे। +7 करोगे तो क्या आएगा, 16 अक्टूबर, और इसको भी क्या होगा, हमारा मंडे होगा। अब यहाँ पर 16 को अगर मंडे है तो 17 को ट्यूसडे होगा, हाँ या ना। और 18 को क्या होगा, वेंसडे, और इनमें से एक दिन वेंसडे को उसका बर्थडे था तो वो कब होगा, 18 को होगा। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 अगेन हमारा डेटा अरेंजमेंट से है, और यहाँ पर कुछ बोला गया है कि 6 बुक्स ऑफ वेरियस सब्जेक्ट आर केप्ट इन अ सेल्फ, वन ऑन द टॉप ऑफ द ऑर्डर, राइट। सो इलेक्ट्रॉनिक्स, तो यहाँ पे सबसे पहले हम नंबरिंग डिसाइड कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, राइट। और ये कुछ इस सिलसिले के हिसाब से यहाँ पर हम इन्हें अरेंज करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स बुक इज जस्ट अबव द केमिस्ट्री। यहाँ पे हमने क्या देखा कि जो केमिस्ट्री की बुक है इसके जस्ट ऊपर कौन सी बुक आएगी, इलेक्ट्रॉनिक्स की। स्टैटिस्टिक्स बुक इज बिटवीन कॉमर्स एंड एनवायरमेंटल साइंस। तो स्टैटिस्टिक्स की बुक कहां पर है, दैट इज कॉमर्स, स्टैटिस्टिक्स एंड एनवायरमेंटल, ठीक है। फिर आगे बोला है द बुक ऑफ बोटनी इज बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कॉमर्स। इलेक्ट्रॉनिक्स और कॉमर्स के बीच में है, ठीक है। तो ये कॉमर्स है और ये इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो कॉमर्स यहां होना चाहिए, यहाँ पर बोटनी की बुक आएगी। और फिर कॉमर्स और एनवायरमेंट के बीच में स्टैटिस्टिक्स है, राइट। तो यहाँ पे फिर स्टैटिस्टिक्स आ जाएगा, और फिर यहाँ पर एनवायरमेंटल आ जाएगी, एनवायरमेंटल, राइट। ओके, सो फिर 1 2 3 4 5 6 हमारा डन हो चुका है ये। हमसे क्या पूछा है, द बुक ऑफ विच सब्जेक्ट इज एट द टॉप, हमें ये जरूरत ही नहीं पड़ी, तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे, और डेटा अरेंजमेंट से है ये। 8 पर्सन ABCDEFGH तक अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग सेंटर, 2 4 6 8 पर्सन है, और सभी के सभी फेसिंग कहाँ पर कर रहे हैं, दैट इज सेंटर फेसिंग है। आगे बोला है कि E सेट 4 टू द राइट ऑफ F। तो सपोज अगर ये F है ना, तो F का ये क्या है, राइट। और फोर्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, यहाँ पर कौन आएगा, दैट इज E आ जाएगा। वाइल सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ए, मतलब जो ई है वो एफ के राइट फोर्थ पर है, लेकिन जो ए है, ए के अगर हम देखें तो लेफ्ट सेकेंड पर है। फिर आगे बोला है कि डी इज नॉट द नेबर ऑफ ए एंड सी, मतलब डी जो होगा वो ए और सी का नेबर नहीं है। तो जो ए और सी के इमीडिएट राइट और इमीडिएट लेफ्ट में हमें डी को नहीं बनाना। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं कि सपोज हम मतलब 101% डी यहां पर नहीं आएगा, डी यहां पर नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि वो ए का नेबर नहीं है, और वो सी का नेबर भी नहीं है। बट सी की पोजीशन अभी यहां पर डन नहीं है, तो हम अभी थोड़ा सा वेट करेंगे। बी सेट्स थर्ड टू द राइट ऑफ डी, डी कंफर्म नहीं है, लेकिन हमें ये पता है कि डी के राइट में अगर हम जाएं तो फर्स्ट सेकंड थर्ड पर हमें किसे बनाना होगा, बी को बनाना होगा, राइट, क्योंकि बी जो है वो डी के राइट में थर्ड पर है। अब डी की पोजीशन कितनी है, यहाँ पे दो तो कैंसिल हो चुकी हैं। अगर सपोज हम डी को यहां बनाते हैं, अगर हम यहाँ पे डी को बिठा लेंगे तो डी का राइट में फर्स्ट सेकंड थर्ड बी बनाना पड़ेगा, बट ऑलरेडी यहाँ पर ई है, इसका मतलब डी की पोजीशन यहाँ पर भी कैंसिल, और ये दोनों तो ऑलरेडी कैंसिल हैं इस पॉइंट के कारण।
अगर सपोज हम यहाँ पर डी को बनाए तो, अगर सपोज हमने डी को यहाँ बनाया तो ये तो राइट में ये होगा, और डी का राइट फर्स्ट सेकेंड थर्ड बी बनाना पड़ेगा, बट ऑलरेडी यहाँ पर क्या है, ए है, इसका मतलब यहाँ पर भी डी नहीं आ सकता। अब अगर हम देखें यहाँ पर डी यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ पे भी नहीं आ सकता, यहाँ पर भी नहीं आ सकता, यहाँ पर भी नहीं आ सकता, तो ओनली वन का सीट जो है, वन प्लेस जो है वो अवेलेबल है डी के लिए, और ये डी है और डी का राइट ये होगा, तो फर्स्ट सेकंड यहाँ पे कौन आएगा, बी आ जाएगा। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, अब जैसे ही हमने ये पॉइंट बना दिया कि डी के राइट में थर्ड पर बी है, और डी जो है वो ए और सी का नेबर नहीं है, इसका मतलब सी जो है वो यहाँ पर भी नहीं आएगा, है ना। सी जो है वो डी के राइट और लेफ्ट में नहीं आएगा, तो ओनली वन प्लेस इज अवेलेबल फॉर सी, तो 101% सी विल कम हियर। आगे का पॉइंट है एफ नेवर सिट नेक्स्ट टू एच। एफ और एच एक साथ नहीं आएंगे, तो 100% एच यहीं पर आएगा, और यहाँ पे कौन आ जाएगा, दैट इज जी, क्योंकि जी ही यहाँ पर क्या था, अभी खाली बचा हुआ है। फिर हमसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर सिट बिटवीन जी और ए, तो ये रहा जी और ये रहा ए, कौन सा पेयर है जो कि जी और ए के बीच में है, दैट इज सी एफ। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे बोल रहा है कि 6 पर्सन है जो कि एक हेक्सागन टेबल पर बैठे हुए हैं, और फेसिंग सभी की क्या है, सेंटर फेसिंग है। तो एक हेक्सागन टाइप का हम यहाँ पे बनाएंगे, 1 2 3 4 5 और ये 6। ओके, ऑल आर फेसिंग, सो सभी पर्सन जो है वो फेसिंग सेंटर हैं। ये हो जाएंगे हमारे 6 पर्सन। आगे बोला है कि यू वॉज सिटिंग अपोजिट टू पी, यू वॉज सिटिंग अपोजिट टू पी, तो कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, इट डजेंट मैटर कि हमने किसे कहाँ बनाया है। तो यहाँ पर हमारा क्या है, यू, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। आगे बोला है हु का मतलब पी वॉज सिटिंग इन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर, जो पी है वो आर के इमीडिएट लेफ्ट में है। तो अगर हम यहाँ का इस पर्सन की बात करें तो ये इसका राइट है, लेकिन इस पर्सन की बात करें तो ये इसका लेफ्ट है, तो आर का इमीडिएट लेफ्ट यही होगा। आर अगर यहाँ बैठेगा तभी आर का इमीडिएट लेफ्ट, और वो कौन बैठा हुआ है, पी। एस वॉज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ यू, तो ये यू है और यू का इमीडिएट राइट यहाँ है, और यू के इमीडिएट राइट में कौन बैठा हुआ है, दैट इज एस। T was exactly between P और S, तो ये P है और ये S है, और P और S के जस्ट बीच में कौन बैठेगा, दैट इज T। तो व्हाट वाज द सिटिंग लोकेशन ऑफ Q, और यहाँ पे Q ही बचा हुआ है। अब यहाँ पे हम देखेंगे अपोजिट टू R, नहीं अपोजिट टू T है, तो अपोजिट टू R अपोजिट टू P, दोनों के दोनों कैंसिल, बिटवीन U एंड R, तो U और R के बीच में Q है, 100% करेक्ट। सो दैट्स वाई ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो नंबर सीरीज से है, राइट। जैसे कि इस सीरीज में पूछा है कि 11 10, 10 के बाद 11, देन 13, 17, 25, 32, 37, एंड व्हाट विल बी द नेक्स्ट। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, ये जो जेपैट में आया हुआ था, राइट। बिकॉज ये क्वेश्चन जो बहुत ही ट्रिकी टाइप का क्वेश्चन था, राइट। वैसे हम जैसे हम देखें हमारा एक यूजुअली जो हम यहाँ पे लॉजिक अप्लाई करते हैं, है ना, उस पैटर्न को जब हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो हमें वो कनेक्टिविटी नहीं मिलेगी, बट बहुत ही सिंपल टाइप का भी था, इलॉजिकल भी हम इसे कह सकते हैं, राइट। जैसे कि 10 से 11 प्लस 1 है, 11 से 13 प्लस 2 है, 13 से 17 प्लस 4 है, 17 से 25 कितना हो गया, प्लस का 8, 25 से 32 प्लस का 7। तो जो फ्लक्चुएट हो रहा है मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, मल्टीप्लीकेशन अप्लाई नहीं करना, इतना हमें समझ में आ चुका है। तो सर यहाँ पर फिर क्या करना है, तो बहुत ही सिंपल सा था, सिंपल ट्रिकी टाइप का, कि 10 प्लस 1, और ये 1 कैसे आया, तो दिस इज द सम ऑफ डिजिट, सम ऑफ डिजिट। तो 11 में प्लस का क्या करोगे, प्लस का 2 हो रहा है, और 2 क्या है, 11 का 1 प्लस 1। 13 में प्लस का क्या होगा,
तो 13 में ऐड होगा 4, और ये 4 क्या है, 1+3, ठीक है। और 17 में क्या ऐड करेंगे, 8, और 8 कैसे आएगा, 1+7। 25 में हम 7 ऐड करेंगे, 7 कैसे आएगा, 2+5। फिर आगे कैसे है, 32 में 5 ऐड हुआ है, और 5 कैसे आएगा, 3+2। बस सम ऑफ डिजिट यहाँ पर हमें आगे ऐड करते जाना है। तो 37, अब 37 में आगे कैसे लाएंगे, प्लस का 10, 10 कैसे, 3+7, राइट। सो द आंसर इज 47। 47 इज द करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर डी में अवेलेबल है। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 की ये बात करेंगे, जो कि क्लॉक से था क्वेश्चन, राइट। अ क्लॉक shows the time as 3 p.m. What would be the time of the clock when the hour hand moves 135 डिग्री। तो पहले तो हल्का सा बेसिक समझो कि ये हमारा एक जो सर्कल होता है वो 360 डिग्री का होता है, ऑलराइट। अब ये 360 डिग्री को जस्ट मैंने हाफ में डिवाइड कर दिया, तो ये भी 180, ये भी 180, फर्दर डिवाइड कर दिया तो ये 90 90 के हमारे पास 4 पार्ट्स हो चुके हैं, यस और नो, ठीक है। अब ये 90 का है, मैंने फर्दर इसे 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, तो एक सिंगल पार्ट हमें 30 डिग्री का देखने को मिल रहा है, हाँ या ना। ओके, और यही चीज हमने हर जगह अप्लाई कर दी, तो हर एक पार्ट हमारा जो है वो 30 डिग्री का बन चुका है, ठीक है। और यही तो हमारी क्लॉक होती है, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11। फिर आगे हमसे क्या बोला है, टाइम कितना हो रहा है अभी, 3 p.m. मतलब जो हमारी आर एंड होगी वो जस्ट 3 पर होगी, यस और नो। और जो हमारी मिनट हैंड होगी वो 12 पर होगी, ठीक है। हम्म, और फिर हमसे बोला है कि जो हमारी आर हैंड है वो 135 डिग्री मूव कर रही है। अगर हम इसे 135 मूव करेंगे तो हमें पता है यहां से यहां का जो एंगल है वो कितना है, 30 डिग्री। ये कितना है, 30 डिग्री, और ये भी कितना है, 30 डिग्री, ठीक है। 3 3 9, अभी भी एक और पार्ट लेंगे, 3 4 मतलब 30 डिग्री के हमने अगर 4 पार्ट्स ले लिए तो वो टोटल डिग्री कितनी बन रही है, 120 डिग्री, हाँ या ना। मतलब ये जो एंगल है ये 1 2 3 4, तो यहाँ पर 3 p.m. से हम कह सकते हैं कि हम 7 p.m. तक आ गए हैं, लेकिन कितना डिग्री मूव करने पर, 120 डिग्री मूव करने पर। अब आगे और कितना मूव करना है सर, 15 डिग्री और मूव करना है। अभी कॉमन सेंस की बात बताओ, अगर ये 1 आवर में 30 डिग्री आया ना, ये जो आर हैंड है वो 3 पर था, अब अगर ये 30 डिग्री मूव करेगी तो ये 4 पर आ जाएगा, 30 डिग्री मूव करेगी तो 5 पर आ जाएगा, मतलब 3 से 5 आने में 60 डिग्री, और 3 से 6 आने में 90 डिग्री, 3 से 7 आने में 120 डिग्री, और वो टाइम होगा एग्जैक्ट 7 o'clock का। क्यों, क्योंकि जब ये 30 डिग्री मतलब 1 आवर मूव करेगी तो मिनट हैंड बिल्कुल भी चेंज नहीं होने वाला। बट अब जैसे ही वो यहाँ पे आ चुकी है, इसके बाद अगर वो 15 डिग्री मूव करेगी, कौन सी हैंड, आर हैंड, मतलब ये हाफ एन आवर, इसको क्या बोलते हैं, हाफ एन आवर। तो हमारी जो आर हैंड होगी वो कहाँ होगी, हमारी आर हैंड यहाँ पर होगी, और हाफ एन आवर में मिनट हैंड 6 पर आएगी, और ये टाइम क्या कहलाता है हमारा, 7:30। ये टाइम क्या कहलाता है, 7:30 p.m. ऑलराइट, so the answer is option number B। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करेंगे। सपोज दैट द ईयर 2008 स्टार्ट विद द डे मंडे, द कैलेंडर फॉर द ईयर 2009, 2009 का जो कैलेंडर है विल बी द सेम इन द ईयर, वो किस ईयर में सेम होगा। तो बहुत ही सिंपल सा लॉजिक इसका लगता है, शॉर्टकट यही है कि जो भी अगर सेम ईयर आपसे पूछ रहा है, जो भी ईयर का पूछे, इसकी लास्ट 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करना है, और फिर रिमाइंडर चेक करना है। यहाँ पे रिमाइंडर कितना आएगा, यहाँ पे जो रिमाइंडर मिल रहा है 1, और वेन एवर वी हैव रिमाइंडर 1, तो हमें जो भी गिवन ईयर है इसमें 6 एड ऑन करना होता है। तो 2009 को +6 करोगे 2015 आएगा, क्या आएगा, 2015। और ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो रिपीट करेगा 2009 के जैसा ही, राइट। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करेंगे, और यहाँ पे जो नंबर सीरीज है
इसे डिकोड करेंगे। ऑलराइट, अब इन दोनों नंबर्स के मतलब टू टर्म्स के बीच का डिफरेंस अगर हम देखें, यहाँ पर सबसे पहली बात याद रखना, मल्टीप्लिकेशन हम अप्लाई नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि 56 और 90 में जब आप देखो तो इसका डबल भी नहीं है, ये डबल से कम है, तो इसलिए हम इनका डिफरेंस निकालेंगे। तो डिफरेंस कितना है? 10। इसका डिफरेंस कितना है? 18। इसका डिफरेंस कितना है? 26। और यहाँ पर डिफरेंस कितना है? 60, 30, 34। यस और नो? क्या हमें कुछ पैटर्न यहाँ पे नजर आ रहा है? तो अगर हम देख सकें तो सर यहाँ पर अभी भी हमें कोई भी पैटर्न नजर नहीं आ रहा होगा, या कुछ लोगों को आ गया होगा। फिर से इसका डिफरेंस निकालेंगे, 10 से 8 प्लस 8, 8 से 26 प्लस 8, 26 से 34 प्लस 8। आई थिंक अब क्लियर समझ में आ चुका है कि ये जो टर्म्स आगे मूव कर रही हैं वो प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8 हो रही हैं, तो हम इसे आगे मूव करवा सकते हैं और प्लस 8 करवाएंगे यहाँ पर। 8 4 12 मतलब 42। यस और नो? और ये जो 42 होगा ये इसमें ऐड कर देंगे 90 में, तो 101% वी विल गेट 132। सो 132 इज द करेक्ट आंसर। क्या ये अवेलेबल है? हाँ, ऑप्शन ए में ये अवेलेबल है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा? हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करेंगे, और हमसे पूछा है कि विच ऑफ द वर्ड्स कैन नॉट बी फॉर्म। याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है जब ऐसा क्वेश्चन आए वर्ड बेस्ड कि कैन बी फॉर्म्ड या कैन नॉट बी फॉर्म, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है ना। तो कैन नॉट बी फॉर्म फ्रॉम द गिवन लेटर ऑफ वर्ड, यहां से हमें देखना है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इस पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ लेटर से नहीं बना सकते हैं। राइट, तो NATION, NATION ये तो बन सकता है, ये आंसर नहीं है, लेकिन STATION, TION, STA ये भी बन सकता है। हमें बताना है कैन नॉट बी। ओके, SO अवेलेबल है, और LU भी अवेलेबल है, फिर अगेन TION, दो बार O है, ये भी बन सकता है। तो 100% ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। बट चेक करो किस वर्ड किस लेटर के कारण ये नहीं बन सकता। S है, A है, L है, हाँ, U भी है, टी भी है, लेकिन यहाँ पर ई अवेलेबल नहीं है। ये ई के कारण हमारा ये जो है ये वर्ड इस पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ लेटर से नहीं बनाया जा सकता। दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कोडिंग एंड डिकोडिंग से है, और यहाँ पर HE के लिए कोड है 418, GO गो के लिए कोड है 240, और CHE इसके लिए कोड क्या होगा ये हमें बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखें कि H का कोड कितना होगा 8, और E का कोड कितना होगा 5। नंबरिंग क्या होती है ये हमें पता है, और G का नंबर होता है 7, और O का नंबर कितना होता है 15। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखें कि 8 और 5 से 418 तो नहीं मिल सकता, एडिशन भी नहीं लग रहा है ना, मल्टीप्लिकेशन करें तो भी नहीं लग रहा, लेकिन एक नंबर इस टाइप का जो गिवन है ये कहीं ना कहीं मल्टीप्लिकेशन को तो इंडिकेट कर रहा है। यस और नो? क्योंकि सिंगल अगर हम लेटर को कोड बनाने जाए तो अगेन हमें कुछ प्लस माइनस से भी नजर नहीं आ रहा। हम इनके अपोजिट लेटर की भी हेल्प ले सकते हैं। एस का अपोजिट होता है एच, एस का अपोजिट होता है एच, एच का अपोजिट होता है एस। तो यहाँ पर एस का नंबर होगा 19 और ई का नंबर होता है 22। मतलब एच का अपोजिट एस और एस का अपोजिट एच, ई का अपोजिट वी, वी का अपोजिट ई, ई का अपोजिट एच का अपोजिट मैंने यहाँ पर लिख दिया। ओके, सो इन दोनों नंबर से हम ऐड ऑन करें तो भी नजर नहीं आ रहा है, लेकिन हमें एक चीज दिख रही है कि 19 का 22 में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, है ना। जैसे अगर हम इसका 20 में 2 टाइम्स करते तो कितना आता सर 440। एक बार कम है तो माइनस का 22 कर दो, कितना आएगा 418। तो यहाँ पे हमें एक हिंट मिल गई है, ये कंफर्म हो चुका है कि ये जो भी लेटर है इनके अपोजिट लेटर जो होते हैं उनके नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो हमें इनका कोड मिल जाएगा। लेकिन क्या ये चीज यहाँ पर भी एप्लीकेबल है कि नहीं है, तो हमें पता होना चाहिए कि जी का अपोजिट होता है टी और ओ का अपोजिट होता है एल। राइट, जी का अपोजिट होता है टी, ओ का अपोजिट होता है एल, और टी का नंबर है 20 और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे एल का नंबर होता है 12। तो 12 टू जा 24, 240, बिल्कुल ये भी कंफर्म है, ये भी कंफर्म हुआ कि इनमें मल्टीप्लीकेशन लगा हुआ है। तो यहाँ हम देखें तो एस का अपोजिट एच, एच का अपोजिट एस, ई का अपोजिट वी,
तो H का नंबर 8, S का नंबर 19 और V का नंबर 22। और यहाँ पर कहीं ना कहीं एग्जामिनर ने हमारी हेल्प कर रखी है। कैसे? क्योंकि H और E का अपोजिट मतलब 19 22 का मल्टीप्लाई, इनका मल्टीप्लीकेशन 418 तो ऑलरेडी हमारे पास है, बस इसमें हमें बस 8 का मल्टीप्लाई और करना है। 8 8 जो 64, ओके 6 कैरी, 8 1 जा 8 और यहाँ पर हम 6 ऐड करेंगे तो 14, 1 कैरी हो जाएगा और 8 32, 8 4 जो 32 33। तो जो हमारा आंसर होगा वो 3344, 3344। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करेंगे। यहाँ पर जब कभी भी कुछ ऐसी लॉन्ग टाइप की सीरीज हमें मिलती है नंबर सीरीज की, तो ये कहीं ना कहीं इंडिकेट करती है कि ये जो सीरीज है ये मिक्स सीरीज है। मिक्स सीरीज मतलब यहाँ पे दो सीरीज या तीन सीरीज मिली हुई हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें बहुत ध्यान से कि 15 के बाद जो पैटर्न बनेगा वो 18 के साथ नहीं बनेगा, वो 17 के साथ तो नहीं बन रहा है। हाँ सर बन रहा है, बिकॉज 15 टू 17 प्लस 2 है, 17 से 20 प्लस 3 है, 20 से 24 प्लस 4 है, 24 से 29 प्लस का 5। लेकिन इसका सीक्वेंस जानने से हमें आंसर नहीं मिलेगा। हमें जो आंसर मिलेगा वो जो सेकंड पैटर्न चल रहा है, दैट इज 18 और 21। 18 21 कब होगा सर? प्लस 3। 21 से 25 कब होगा? प्लस 4। 25 से 30 कब होगा? प्लस 5। तो आगे क्या होगा बताओ जरा? सर प्लस 6। और प्लस 6 किस में? 30 में, 36। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करेंगे यहाँ पर हम। और क्वेश्चन नंबर 22 में अगेन कोडिंग डिकोडिंग से है और सी ए टी कैट, कैट के लिए 6423 कोड किया गया है। LION लॉइन के लिए कोड किया गया है। क्या होगा मतलब लॉइन के लिए हमें कोड बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम इसे नंबरिंग करेंगे। सी का नंबर होता है 3, ए का नंबर होता है 1 और टी का होता है 20, ठीक है। अब जैसे हम इसे देख पाए, बहुत ही सिंपल सा लॉजिक यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि सर ये 3 है और ये 6 है, कब होगा? प्लस 3। सर ये 1 है और ये 4 है, प्लस 3। ये 20 है और ये 23 है, प्लस 3 करने पर। तो वही चीज यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे। 12 9 15 14 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 करेंगे तो आंसर मिलेगा 15, प्लस 3 करेंगे तो 12, प्लस 3 करेंगे तो 18, प्लस 3 करेंगे तो 17। मतलब 15 12 18 17, 15 12 18 17। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें तो अगेन क्लॉक से है और यहाँ पर हमें एंगल निकालना है, ठीक है। तो अगेन बहुत ही ध्यान से समझना इसका, ठीक है। जैसे हम फर्स्ट की बात करें तो जो ए है वो कहाँ हो सकता है? तो 4 में, 1 में, 2 में और 3 में। यहाँ से कंफर्म नहीं हुआ, ठीक है। तो जो ए का है दैट इज 105 डिग्री, या फिर आप टाइम से निकाल सकते हो, राइट। जैसे कि फर्स्ट है हमारा 715, 715 के बीच का एंगल कितना होगा? तो 715 के बीच का एंगल अगर हम देखें तो कितना निकल के आएगा? ओके। और इसे 715 पे देखें तो मिनट हैंड हमारी कहाँ पर होगी? 3 मतलब 15 पर, और आवर हैंड कहाँ पर होगी? 7 से थोड़ा सा आगे। जैसे कि हम देखें कि एक सिंगल पार्ट, जैसे ये टोटल सर्कल 360 डिग्री का है और एक पार्ट हमारा 30 डिग्री का है। तो 3 से 4 30 डिग्री, 4 से 5 30 डिग्री, 5 से 6 30 डिग्री, 6 से 7 30 डिग्री। तो 1 2 3 4 कितना हो गया? 120 डिग्री। और ये जो हमारी निडल है दैट इज आर हैंड वाली है, और ये 7 से कितना आगे है? तो ये ओनली 15 मिनट आगे है। कितना आगे है? ओनली 15 मिनट आगे है। और ये जो हमारी आर हैंड होती है, ये जो हमारी आर हैंड होती है, ये 1 मिनट ट्रेवल करने में डिग्री कितना मूव करती है? हाफ डिग्री। तो 15 को ट्रेवल करने में कितना डिग्री मूव करेगी? 7.5 डिग्री। तो यहाँ पे हो जाएगा 127.5 डिग्री। मतलब ये जो भी है ये ऑप्शन सी में सही है, मतलब सी का फर्स्ट होगा।
तो सी का ये थर्ड है, सी का ये सही है, तो यहाँ से हमारे दो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं, सेकेंड और थर्ड। अब हमारा सी का फर्स्ट ये करेक्ट है और सी का फर्स्ट ये भी करेक्ट है। ठीक है, ओके। आगे फिर किसी का और का हम निकाल सकते हैं। जैसे सेकेंड की बात करें, 9:15 की बात करें, 9:15 की बात करें तो ये यहाँ पर, और जो आर एंड है वो 9 से 15 मिनट आगे, मतलब ये टोटल अगर हम देखें तो कोई ऑप्शन में हाँ 180 और 187, तो ये 9:15 पर 187.5 मतलब सेकेंड का ये हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड मतलब डी का सेकेंड, डी का सेकेंड यहाँ पर भी है, डी का सेकेंड यहाँ पर भी है, कुछ एलिमिनेट नहीं हुआ। थर्ड की बात करें, 4:30 की बात कर लेते हैं। 4:30 का मतलब मिनट हैंड 6 पर है। ओके, ये हमारा 3 है, ये हमारा 4 है, ये हमारा 5 है। अब मिनट हैंड तो हमारी 6 पर है, लेकिन आर हैंड कहाँ पर है, 4 से 30 मिनट आगे, तो ये जो एंगल है ये हमारा 30 डिग्री होगा, और ये जो आर हैंड है तो ये कितना होगा हमारा 15 डिग्री, मतलब 45 डिग्री। राइट, तो ये जो थर्ड है वो बी के लिए होगा, तो बी का थर्ड ये हमारा सही है, ये भी क्या हो गया गलत। और इसका जो निकलेगा वो हो जाएगा हमारा 105 डिग्री, 230 का 105 डिग्री। सो दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए यहाँ पे क्या होगा हमारा सही आंसर होगा। थैंक यू। ओके गाइस, ये थे हमारे कुछ क्वेश्चन हमारे 2023 जेपैट की। आई होप कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करेंगे आपकी, ये एक हल्का सा आपको एक गाइडेंस भी मिल जाएगा इन क्वेश्चंस के थ्रू। ओके गाइस, तो आज के सेशन के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक द सेशन। थैंक यू।